नमस्कार, मैं हूं राजन झा। ऐसा लगता है ईरान इजराइल की लड़ाई सीज फायर के बाद भी जारी है। ईरान जीत का जश्न मना रहा है तो इजराइल भी जीत की दावेदारी कर रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि हमारी दहाड़ से तेहरान हिल चुका है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने सीज फायर करवा दिया और अब तो शांति का नोबेल प्राइज उन्हीं को मिलना चाहिए। बात केवल इतनी सी नहीं है, तो पूरी बात क्या है, इसे समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉर वेटरन, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर अमित बंसल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, पहला सवाल तो यही होगा कि ईरान जीत की दावेदारी कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हम जीत चुके हैं जंग को और ईरान इसको बहुत दिनों तक याद रखेगा, हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वगैरह तबाह कर दी हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हम इजराइल को जो है युद्ध में अ, केवल कड़ा मुकाबला नहीं किए बल्कि हरा दिए। कि अगर इसको हम जीत हार के पैमाने से देखें तो क्या माना जाए कि इजराइल जीता या ईरान जीता? ये जो 12 दिनों का जो कुछ भी हुआ, मैं इसको एक युद्ध किसी भी तरह से नहीं कह सकूंगा। मैं इसको कहूंगा एक कॉन्फ्लिक्ट। युद्ध कब होता है? जब एक देश पूरी तरह से समर्पण कर देता है। और जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो जीत और हार का फैसला तभी होता है जब या तो दोनों में समझौता हो, तो एक व्यक्ति माने दूसरे की शर्तों पर समझौता हो, या फिर एक पार्टी सरेंडर कर दे। यहां पर कहीं सरेंडर हुआ नहीं। दोनों ही पार्टियां लड़ रही थी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को डैमेज पहुंचाया है। अब दोनों ही पार्टियां यानी दोनों ही राजनेताओं को, बेंजामिन नेतन्याहू को भी और खमनेई को भी, दोनों को ही अपने जनता के सामने मुंह दिखाना है। तो दोनों ही कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमने जीत हासिल की, हमने विजय हासिल की, हमने दूसरे को मार भगाया, हम हमारी जीत हो गई और हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, और इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों ही देशों को अपनी औकात का पता चल गया, और दोनों ही देशों को पता लग गया कि कौन कितने पानी में है। और अब ये खत्म हो गया तो दोनों जश्न मनाकर केवल अपने जनता के सामने अपनी जो उनका जो फेस सेविंग कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम लोग जीत गए। इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। हाँ, दोनों का डैमेज हुआ है। आप जब बात करते हैं ईरान का भी, तो ईरान का भी काफी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। उनके काफी बड़े बड़े, ईरान का डैमेज हुआ है मैन पावर का। उनके बड़े जनरल्स मारे गए, उनके बड़े वैज्ञानिक मारे गए। और इसराइल का जो डैमेज हुआ है वो हुआ है मटेरियल्स का बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी काफी बिल्डिंग्स उड़ गई हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो ईरानी मिसाइलें थी, उनको मारने के लिए जो ईरान का आयरन डोम खर्च हुआ, आप देखिए उसके एक एक मिसाइल की कीमत किसी की $12 लाख है, किसी की $12 मिलियन है, किसी की $25 मिलियन है। अब इस तरह की मिसाइलों को अगर आप इंटरसेप्शन के लिए यूज करेंगे, वो भी इतने लार्ज स्केल पर, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी पर डेंट डालेगा। तो जहां तक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसराइल का लॉस ज्यादा हुआ है। जहां मैन पावर की पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां ईरान का लॉस ज्यादा हुआ है। लेकिन चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट था, तो मैं नहीं मानता किसी की जीत हुई है, किसी की हार हुई है। सर, देखिए, लड़ाई जो हुई वो तो इजराइल ने ईरान पर कब्जा करने के लिए नहीं की। उनका कहना है कि हमने लड़ाई इसलिए की क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद करवा सकें। अब पता नहीं अमेरिका के हमले से वहाँ कितना नुकसान पहुंचा, वो आप बेहतर बतला पाएंगे। लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रहेगा। तो अगर इस हिसाब से देखें कि जैसे हमने एक टारगेट सेट किया और उसको अचीव किया, अगर अचीव किया तब तो हमारी जीत है, लेकिन अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हम हार गए। मैं तो कम से कम ऐसा ही देखता हूँ। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसी बात नहीं है। मैं लगातार बार बार बात करूंगा अमेरिका के टेंडेंसीज के बारे में। अमेरिका ने पहले इराक में लड़ाई शुरू की, कहा कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। सद्दाम हुसैन ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा रखे हैं, नर्व गैसेज हैं, ये गैसेज हैं, वो गैसेज हैं। और पूरे इराक पर हमला करके उसको कब्जा कर लिया। क्या एक भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला? नहीं पर मिला। ईरान तो दावा करता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना। पूरी बात सुने। उसके बाद लीबिया में भी ऐसे ही कुछ किया, गद्दाफी को कर दिया। अब दिक्कत क्या हो रही है? लीबिया में, ईरान में और इराक में, इन तीनों जगह में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, वो जो ऑयल का प्राइस होता है, वो उसके प्राइस को अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहते थे। सद्दाम हुसैन भी यही चाहते थे, वो ऑयल के प्राइस को अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहते थे। उनकी तख्तापलट हुई, उनको मार दिया गया। गद्दाफी भी यही चाहता था, अपने हिसाब से ऑयल प्राइसेस को रेगुलेट करना, उसका भी ये अंत हुआ। ईरान भी दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर होने के नाते वो भी ये चाहता है कि प्राइसेस को वो रेगुलेट करे। और यहां पर इसलिए एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात चली। अब देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम में राजन, आप ध्यान रखें, दो चीजें हैं। एक होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर पीसफुल पर्पसेस, और एक होता है न्यूक्लियर वेपन कंस्ट्रक्शन।
परमाणु हथियार बनाना और परमाणु ऊर्जा बनाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईरान ने बार बार कहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम चलता रहेगा, परंतु आप किसको रिलायबल मानेंगे? हम किसको रिलायबल मानेंगे? हम अमेरिका के स्टेटमेंट को ज्यादा रिलायबल मानेंगे, या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिनके सुपरवाइजर और जिनके इंस्पेक्टर, जिनके पर्यवेक्षक ईरान के अंदर तैनात हैं, उनके स्टेटमेंट को ज्यादा रिलायबल मानेंगे? मैं मानता हूं आईएईए के जो स्टेटमेंट है उनको मैं रिलायबल मानूंगा। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बार बार कहा है कि ईरान का जो प्रोग्राम है, परमाणु कार्यक्रम जो है, वो अभी वेपनाइजेशन से कोसों दूर है। अभी वो पीसफुल पर्पज की अपना परमाणु प्रोग्राम बना रहे हैं। और जाहिरा भी है, जैसे अब बात एनरिचमेंट की होती है, जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कहती हैं कि ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। तो 60% तो भाई केवल न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल आता है। आपको वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए 95%, 98% प्योरिटी का यूरेनियम चाहिए। 98% प्योरिटी का यूरेनियम तो ईरान के पास अभी भी है नहीं। अब बात आती है डैमेज की। दो ईरान के ऊपर पहली सैंक्शंस कब लगी थी? 2006 में। 2006 से लेकर के अब तक लगभग 20 साल तक कोई शायद महीना होगा जिस दिन जब अमेरिका की तरफ से या किसी और कंट्री की तरफ से ईरान के ऊपर धमकियां ना आती हो कि हम आपके परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर देंगे, हम परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देंगे। अब आपको क्या लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ मुल्क है कि वो अपने न्यूक्लियर साइट को इतना इजीली बना करके रखेगा कि कोई भी अमेरिका का बंकर बस्टिंग में उसको तबाह कर दे? मुझे तो नहीं लगता। जी। तो 20 सालों से आप उसको हर रोज धमका रहे हो। बंकर बस्टिंग में तो 2011 में ऑपरेशन हो गया था, 14 साल पहले। तो क्या पिछले 14 सालों में ईरान ने इस तरह की प्रिपरेशन नहीं की होंगी कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो सेफ रख सके, जिसके ऊपर उसने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई डैमेज ईरान का हुआ होगा, क्योंकि लगातार भाई उसको खतरे का अंदाजा था शुरू से ही। और ये कारण है जो मुझे ये बात मानने पर मजबूर करते हैं। सर, एक डैमेज तो दिख रहा है कि ईरान के 11 न्यूक्लियर जो वैज्ञानिक हैं, जो उस काम में लगे हुए थे, उनको मार गिराया गया। तो इस हिसाब से भी अगर देखें तो ईरान कुछ पीछे तो चला गया। जी हाँ, मैं बात देखिए, मैंने बार बार कहा कि ईरान को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो मैन पावर का हुआ है। उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, उसके बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए, उसके जनरल्स मारे गए, और उसके कुछ और सीनियर लोग भी मारे गए हैं। तो ये उसका बड़ा नुकसान हुआ है। और ये यकीनन उसकी वजह से जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है वो कुछ महीने या साल भर पीछे चला गया होगा, मानता हूं इस बात को मैं। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर मटेरियल के डैमेज की बात है, वो मुझे बात हजम नहीं हो रही है। सर, एक सवाल है कि लोग यह भी जानना चाहेंगे कि अभी इजराइल की लड़ाई जो है हमास के साथ चल रही थी गाजा में। अचानक क्या हुआ कि इजराइल को ईरान पे अटैक कर देना पड़ा? इसको जरा समझा दीजिए। हमास के साथ लड़ाई चल रही थी, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो हमास को किसने ट्रेन किया? भैया अगर आप समझें, किसने ट्रेन किया हमास को? हमास को ट्रेन तो ईरान ने ही किया। हमास को बैकिंग कौन दे रहा था? ईरान दे रहा था। हिजबुल्लाह को बैकिंग कौन दे रहा था? ईरान दे रहा था। तो अल्टीमेटली हथियार भी पहुंचाता है। इसराइल का ईरान के ऊपर हमला करने का पर्पज ये था कि आप किसी तरह से जहां रूट्स हैं, जहां जड़ें हैं, चाहे हमास की हो, चाहे हिजबुल्लाह की हो, चाहे हुतियों की हो, इन तीनों की जड़ें सीधे ईरान में है। ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने जाहिरा तौर पर ईरान को हमला करना उचित समझा, ताकि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसकी जड़ पर हमला किया जा सके। हमने एक चीज देखा है कि इजराइल किसी भी देश में ना घुस करके हमले करवा देता है। कई बार पता लगा कि कार से ड्रोन निकल रहे हैं। तो ये जो देशों में घुस करके हमला करने की उसकी क्षमता है, ये कैसे उसने डेवलप कर ली है? कैसे संभव हो पाता है? मतलब वो और उसके हमले ऐसे नहीं खाली नहीं जाते, बड़े बड़े अधिकारियों को मार गिराया जाता है, निशाने पे लगते हैं। ईरान में भी और बाकी जगहों पर भी देखिए, इसराइल का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी जो उसकी ताकत है, वो ये है कि इसराइल में हर नागरिक को सेना में सेवा करना अनिवार्य है। बेंजामिन नेतन्याहू जो भी उनके प्रधानमंत्री हैं, क्या थे वो? इसराइल की कमांडो फोर्स में जो सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स है सारी मतकाल, उसके अंदर कर्नल थे। उनके बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू, आपने बहुत बड़ा जो उनका ऑपरेशन था जिसमें युगांडा में जाकर के उन्होंने अपने होस्टेज को छुड़ाया था, उस पूरी टीम के कमांडर थे। तो इससे पहले जितने भी इनके नेता रहे हैं, पॉलिटिशियंस रहे हैं, चाहे इनके किसी को भी देखें, तो एक एक मिलिट्री डिसिप्लिन है, पहली बात। दूसरी बात, मोसाद जो है वो बहुत हाईली ट्रेन्ड और हाईली फोकस, गोल ओरिएंटेड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है।
हमारी तरह नहीं है कि यहां पर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिशियंस अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपके पास एक फोकस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब आपके पास बिल्कुल एम होता है, और जब आपके पास मिलिट्री कमांडर्स हर जगह होते हैं, हमारी तरह नहीं है कि जहां अंगूठा टेक व्यक्ति को भी आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आप समझें, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति फौज की ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो अगर हर जगह बैठा होगा तो उसके डिसीजन भी अच्छे होंगे। और मोसाद को आपने प्रोफेशनलाइज जो किया वो भी इसी तरह से होगा। हाँ, ईरान में क्या है, ईरान में जो खमनेई हैं, उन्होंने इस्लामिक कट्टरता के तौर पर, इस्लामिक कट्टरता के नाम पर अपने दुश्मन बहुत पैदा किए। आप देखते हैं अक्सर ईरान के अंदर प्रदर्शन होते रहते हैं। किसी महिला ने अगर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उसको मार दिया जाता है, जेल में कैद कर लिया जाता है। उनकी एक मॉरल पुलिस है। तो जब आप लगातार लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर इस तरह से इस्लामिक शरिया के नाम पर रोक लगाएंगे तो आपके दुश्मन बहुत पैदा होंगे। ईरान के अंदर उनके बड़े दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को शरिया कानून के नाम पर इतना दबाया है, इतना उसको सप्रेस किया है कि उसकी वजह से लोग, आम व्यक्ति उनके खिलाफ हो गया है। और चूंकि आम व्यक्ति खिलाफ हो गया है तो ऐसे ऐसे देश में मोसाद के लिए अपने एजेंट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सर हाँ, जब आपने यह बात कही तो सोशल मीडिया पर आजकल कुछ वीडियो देखता हूँ मैं, जो यह दावा किया जाता है कि 70-80 के दशक का ईरान अलग था और लोग जो है वो नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हैं, स्त्रियां ज़्यादा पर्दे में नहीं हैं। तो वो क्या सच है? मतलब उस समय में क्या सही में ईरान मतलब यूरोप की तरह खुला समाज था, और ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद चीज़ें बदल गई? कि ईरान 70s में 80s में क्या था, ये जानने के लिए आपको आज के टर्की को देखना पड़ेगा। आज का टर्की जो है, आज का टर्की में भी स्वच्छंदता है, आज के टर्की में पर्दे नहीं होते, जबकि टर्की भी एक इस्लामिक मुल्क है। तो ईरान आज के टर्की की तरह से था। इवन अफगानिस्तान भी इसी तरह से था। अफगानिस्तान में पूरी तरह स्वच्छंदता थी। अच्छा। लोग अपने आराम से घूमते थे, नॉर्मल तरीके से रहते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब अरब स्प्रिंग आया, जब कट्टरपंथी लोगों ने इस्लाम के नाम पर ईरान में अपनी सत्ता को हथियाया, तो उन्होंने फिर मॉरल पुलिसिंग चालू की। उन्होंने अपने शरिया कानून को लागू किया और उन्होंने जितनी भी स्वच्छंदताएं थी, जितने भी फ्रीडम थी लोगों की, उसके ऊपर रोक लगाई। क्या हुआ? अफगानिस्तान भी वैसे ही हुआ। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, 70s 80s में अफगानिस्तान इस तरह का नहीं था। जी। जिस तरह से टर्की एकदम एक खुला मुल्क है, इस तरह से बाकी सारे मुल्क भी खुले थे। सर अब थोड़ा सा अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। उनके बात के बिना जो है हमारी चर्चा अधूरी रहेगी। सर सीज फायर को लेकर के देखा जाता है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर अभी इजराइल ईरान का, सीज फायर को लेकर के बहुत उतावलापन उनके मन में रहता है। ऐसा क्यों सर? क्या चाहते हैं? वो नोबेल हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ट्रंप पूरी तरह से नोबेल पुरस्कार के प्रति पागल हो चुके हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह से मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाए। इसी कारण से उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने अड़ंगा लगाया कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। उसके बाद फिर असीम मुनीर को बुला करके वो लंच कराते हैं और असीम मुनीर की बाहां मरोड़ करके कहते हैं चलिए भाई, हमारे को नामांकित करिए नोबेल पीस प्राइज के लिए। असीम मुनीर ने, वो तो उनका पप्पू है, और उसने जाकर के यही किया। जाकर के जैसे ही वापस लौटा, अगले ही दिन उसने नामांकन ट्रंप का पीस प्राइज के लिए भेज दिया। फिर उन्होंने इसराइल और ईरान के मुल्क की बात की कि मैंने दो, इसराइल और ईरान के बीच में इतने बड़े महायुद्ध को रुकवा दिया, तो यहां भी मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो कोई सीनेटर हैं, उन्होंने भी कल इनका नामांकन अभी नोबेल पीस प्राइज के लिए भेज दिया है। तो अब पागल हो चुके हैं वो, किसी भी तरह से कुछ भी अपनी बयानबाजी करते हैं। और कल तो गाली गलौज पर उतर आए थे जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे अपने। तो In the first hour, just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? बात, पत्रकार को गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन गाली उनके मुंह से निकल गई। पर बहरहाल एक अमेरिकन राष्ट्रपति के मुंह से इस तरह से निकलना ठीक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस तरह से कहते हैं ना, जो मेनिया हो जाता है नोबेल पीस प्राइज का, उस मेनिया में वो जी रहे हैं। उस मेनिया के चलते वो हर व्यक्ति को जो किसी तरह से कनेक्टेड है, हर जगह अपना टांग घुसा रहे हैं, हर जगह कहते हैं कि ये काम मैंने किया। जो कुछ काम उन्होंने नहीं किया उसका भी क्रेडिट लेते हैं। तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा है, उसकी वजह से वो शायद कुछ मानसिक तौर पर अस्वस्थ मुझे लगते हैं। हम लोग भारतीय हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में ना बात करें तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। यह कि भारत के लिए इस युद्ध और बाद में हुए युद्ध विराम का क्या अर्थ है? युद्ध चलता रहता तो अच्छा होता, या युद्ध विराम हुआ तो ठीक हुआ? भारत की प्रायोरिटीज ना बदल चुकी हैं। भारत अब वो भारत नहीं है जो
पहले हुआ करता था कि हम कभी रशिया का हाथ पकड़ लेते थे, हम अमेरिका के एंटी हो जाते थे, हम अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर लेते थे दूसरे लोगों के लिए। अब नहीं है। अब भारत की बहुत क्लियर प्रायोरिटीज हैं कि अपना इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के थ्रू ऑयल प्राइसेस को पीक करना शुरू किया, उसको प्रवर्धित करना शुरू किया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं लेंगे आपसे। आप ऑयल प्राइसेस को बढ़ाते चले जाएंगे, हम नहीं लेंगे। हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया। जी। अमेरिका ने कहा हम आपको पनिशमेंट देंगे, हम आपको ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। हमने कहा नहीं, आप लगा दीजिए। उसने कहा आप S-400 नहीं लेंगे, हमने S-400 भी रशिया से। रशिया ने और हमने देखिए, हमें अमेरिका से भी हथियार खरीदे, फ्रांस से भी हथियार खरीदे, रशिया से भी खरीदे। हम अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के चल रहे हैं। अब जहां तक बात आती है ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की, इसराइल भी हमारा मित्र है, ईरान भी हमारा मित्र है। अब जब दो मित्र आपस में लड़ रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि किसको हम सपोर्ट करें। लेकिन ऐसे केस में हमारे भारत के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसराइल के ऊपर सैंक्शंस ना लगें, ताकि इसराइल से हम अपना टेक्नोलॉजी खरीद सकें। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना लगें, और ईरान के ऊपर जो पुराने सैंक्शंस हैं उनको ईज आउट किया जाए, ताकि हम ईरान से किसी ने भी मुद्रा में, चाहे इंडियन मुद्रा में, किसी करेंसी में, ईरान से लगातार तेल ले सकें, क्योंकि ईरान हमारा सबसे करीबी है जहां से हम तेल ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ईज आउट हों, ताकि हम दोनों कंट्रीज के साथ में और तीसरे कंट्री के साथ भी इनके थ्रू जा करके अपना ट्रेड कर सकें। तो हमारे लिए तो अपने इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं ईरान जीत रहा है कि इसराइल जीत रहा है। हमारे लिए अपने इंटरेस्ट, अपना स्वार्थ, भारत के जो चीज़ें हैं, भारत के जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं, भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब सर उसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि भारत में ना इजराइल और ईरान, या इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन को लेकर के भी दो धड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि लार्ज स्केल पे जो हिंदू लोग हैं वो इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और मुस्लिम्स जो हैं वो ईरान या फिर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होते हैं, और एक डिवीज़न देखने को मिलता है। तो ये मूर्खतापूर्ण है या ये स्वाभाविक है, पहले भी था? देखिए, कोई भी स्वाभाविक नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से मूर्खता कहूंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक सज्जन कुछ दिन पहले मुझे मिले, उन्होंने कहा इसराइल फिलिस्तीन में बहुत गड़बड़ कर रहा है, मैं फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करें, आप फिलिस्तीन चले जाएं, वहां जाकर के लड़ लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कौन होता है, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है। मैं तो केवल अपना ओपिनियन दे रहा था। मैंने कहा ओपिनियन है ठीक है, लेकिन ओपिनियन को ओपिनियन की तरह रखिए। उसके पहले एक सज्जन थे, वो बड़े एग्रेसिव होकर के कहने लगे कि इसराइल ऐसा है और इसराइल जो है सबको होना चाहिए। आप ओपिनियन को नहीं बंद कर सकते, बट हाँ, जब एक्शन की बात आएगी तो कोई खड़ा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप किसी से पूछ लीजिए जो गाजा के साथ खड़ा है, अगर आप उसको बोलेंगे जय भाई गाजा में जाकर के लड़ लीजिए हमास के साथ मिलकर के, तो वो तैयार नहीं होगा। और जो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, आप उसको बोलिए जाके इसराइली आर्मी में शामिल हो जाइए और गाजा को समतल करने का काम कीजिए, तो वो भी नहीं काम करेगा। तो इन ओपिनियंस को हवा में उड़ा देना चाहिए, इनका कोई महत्व नहीं है। जी सर, आपने समय निकाला। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला।